चलिए, पिछली क्लास में पार्टनरशिप का टॉपिक कंप्लीट हो गया था और उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बेसिकली जगह जगह हमको परसेंटेज की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ती है और इतनी की वो आपको ऑलरेडी आती भी है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक की बात आएगी, साधारण ब्याज, तो जो अगला टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट है पढ़ना तो हमको बाद में है, लेकिन हमें बेसिकली एसआई पढ़ते समय भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक एग्जांपल के थ्रू एसआई सीआई में बेसिक कंपैरिजन आप देखें। एसआई के केस में इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर मिलता है, जबकि सीआई के केस में इंटरेस्ट पर भी मिलता है। मतलब प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का भी केस होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, मतलब यहाँ पर इस सिचुएशन को समझें, तो पहली बात तो अगर हम सीआई एसआई में बेसिकली कंपैरिजन करें तो एसआई के केस में सिंपल इंटरेस्ट केस में और कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आपका अगला टॉपिक होगा सीआई के केस में, एग्जाम्पल तौर पर हम यहाँ पर प्रिंसिपल को मान लो 1000 मान लो, तो सरल एग्जाम्पल है। प्रिंसिपल को 1000 माना, यहाँ पर भी प्रिंसिपल को हमने 1000 एज्यूम कर लिया। जब हम एसआई के केस में होते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर सिंपली हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने 10% मान लिया और यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10% मान लिया। फिर टाइम आपका आया तो 3 इयर्स मान लिया और यहाँ पर भी टाइम हमने 3 इयर्स। इंटरेस्ट के केस में चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो टर्म्स होंगे वो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, यही आपके लिए काम करेगी। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आपने पढ़ा, 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस था, एक आर्टिकल था जिसका कॉस्ट प्राइस, जिसका सीपी 100 रुपीज था। ठीक है भैया, था 10% प्रॉफिट पर हमने उसको बेचा, 10% प्रॉफिट पर हमने उसको मान लो बेचा। तो जब हमने उसको 10% प्रॉफिट बेचा तो 100 रुपए पर सीपी था, उसका 10% 10 रुपए हमको प्रॉफिट होता। ये था प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में टॉपिक को हम इस डायरेक्शन में ऐसे देख रहे हैं। एसआई में या सीआई में इंटरेस्ट की बात आएगी, ब्याज की। तो जैसे मान लो आपने कुछ पैसे लगाए, उस पर ब्याज मिला, तो इसको ऐसे ही देखिए जैसे प्रॉफिट होता था, बिल्कुल वैसे। अगर हम चैप्टर को चैप्टर थोड़ा रिलेट कर लेंगे तो आसान लगेगा। जो नहीं भी प्रॉफिट लॉस पढ़ा तो भी हम ये इतना मानते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आती होगी कि 100 रुपए के आर्टिकल हमने खरीदा, उसको बेचा, 10% प्रॉफिट हुआ, तो 100 का 10% 10 रुपए हमको प्रॉफिट हुआ। इसी तरह से इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट के साथ एक बात ये होती है कि हर बार मिलता है। हर बार मतलब अगर ईयरली मिल रहा है तो हर ईयर मिलेगा। अगर 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किए और 10% की ब्याज सामान्य बात की जाए तो पहले साल भी 10 रुपए उस पर मिलेगा और फिर 100 रुपए पर अगले साल भी 10 रुपए मिलेगा। तो ये लगातार मिलता रहेगा। प्रॉफिट लॉस में एक बार मिलके बात खत्म हो जाती, इंटरेस्ट में हमें वो बार बार। बाकी से फॉर्मूले हमले बनेंगे, उन सब बात करेंगे आप आगे हम लोग। लेकिन अगर अभी हम बेसिकली बात करें तो यहाँ तक पहुँचते हैं कि भाई आपका प्रिंसिपल हमने ये माना और ये आपका है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट वाली बात में जो फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर उसमें आपको 10% इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी 100। जबकि जब हम सेकेंड ईयर पहुंचेंगे तो हमें फिर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 100। और थर्ड ईयर जब हम पहुंचेंगे तो फिर हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज आल्सो 100। और इस प्रकार सिंपली हमें 300 इंटरेस्ट मिल जाएगा। बेसिक बात यहाँ पर ये थी कि जो 100 रुपए का इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 10% ऑफ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का 10% ऐसे भी यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल का ही 10% हो रहा है और ये जो बेसिक प्रिंसिपल था उसका ही 10% यहाँ पर भी मिल रहा है। 3 वर्ष के समय तक यही कार्यक्रम होता रहा। ईयरली आपकी कंपाउंडिंग हो रही थी, मतलब ईयरली कैलकुलेशन हो रही थी। बोलो सही। टोटल इंटरेस्ट आपको 300 मिल गया। कोई समस्या? ठीक। अगर ये सरल बात आपको समझ में आए तो इसी के साथ साथ धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जुड़ती जाएंगी, बात समझ में आती जाएगी। ठीक। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की तुलना कर रहे हैं इस सवाल के थ्रू ताकि हम ये समझ पाए कि हम इस टॉपिक में ऐसा नहीं सोचेंगे जैसा सीआई में होता है। तो अगर हम बात सीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से करें
तो सीआई केस में ये कि पहला साल जब था, अगर ईयरली ही काम हो रहा है तो भी 10% आपको मिला। जब आप अगले साल पहुंचेंगे तो आपको 100 तो मिलेगा ही मिलेगा 10%, और उसके बाद इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। अगर विदाउट फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करके समझ रहे हैं, तो जब आप दूसरे वर्ष पहुंचेंगे, जब आप सेकेंड ईयर में होंगे, तब आपको उस प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट 100 मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का भी केस है। जब आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो आप प्रिंसिपल का 10% 100 तो पाएंगे ही पाएंगे, प्लस इससे पहले जितना इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका होगा उस पर एक साथ पाएंगे। आप एक साथ भी कर सकते हैं और एक साथ अलग अलग भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका 10% दैट इज 20। तो आपको टोटल जो इंटरेस्ट मिल जाएगा वो आपको 331 मिल जाएगा। इस बात को समझने का प्रोसेस एक और भी हो सकता है कि आप इसको थोड़ा सीआई वाले पार्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1000 प्रिंसिपल था, तो इसमें 10% जुड़ा 1100 हो गया। फिर आप अगले साल में एंट्री कर गए, फिर 10% बढ़ेगा, तो अब इसी का 10% मिलेगा, तो 110 इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1210 हो जाएगा। फिर जब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो सक्सेसफुली फिर 10% बढ़ेगा, 1331 हो जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट कहलाता है। चाहे आप एसआई में हो चाहे सीआई में हो, अमाउंट या मिश्रधन एक टर्म है जो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से बनता है। ब्याज, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। हेडिंग डला के ये लिखा जाए कि पी को प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं, इसकी आवश्यकता हमें नहीं लगती, बाकी आप अपने तरीके से तैयार करने का प्रयास करिए। पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, तो अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाए, मूलधन वो जो पैसा हमने लगाया जिससे हमने पार्टनरशिप में अपना व्यापार शुरू किया, एसआई में हमने उसको जमा किया, ये आपका प्रिंसिपल या मूलधन कहलाता है। उस पर ब्याज मिलता जाता है और वो एक एज ए प्रॉफिट उसमें जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद जो टोटल डेटा जनरेट होता है, जो टोटल वैल्यू जनरेट होती है, वो हमारा अमाउंट या मिश्रधन कहलाता है। तो यहाँ पर कई बार हमें ऐसा भी जरूरत पड़ेगा और उसका यूज भी खूब करेंगे कि अगर हमें इंटरेस्ट की जरूरत है तो हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल भी कर सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए। और अगर प्रिंसिपल की जरूरत है तो हम अमाउंट माइनस इंटरेस्ट भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल और ये अमाउंट, क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ता गया है, तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो टोटल इंटरेस्ट आपका 331 बनेगा। अगर हम इस डेटा को एसआई में करते कि एसआई में इसी व्यवस्था को लागू किया जाए कि हम एसआई में ऐसे ही करेंगे, तो एसआई में अगर हम इस तरह करते हैं, मान लो इसको हमने ऐसे समझने का प्रयास किया है, इसी तरह अगर एसआई में हम इसको इस तरह समझते तो प्रिंसिपल आपका 1000 10% जुड़ता 1100 हो जाता। लेकिन अगली बार जब इसको बढ़ाने का नंबर आता तो 10% इसी का कैलकुलेट होता, तो यहाँ 100 ही बढ़ता और 1200 हो जाता। और फिर जब बढ़ाने का नंबर आता फिर जब बढ़ाने का आता तो फिर जो 10% बढ़ना होता वो इसी का 10% बढ़ता। ठीक है, और ये आपका 100 रुपये बढ़ता, और यहाँ पर आप सिंपली कहते कि दिस इज बिकम 1300 और ये 1300 हो जाता। और अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच इंटरेस्ट देखता तो आपको 300 इंटरेस्ट देता। दोनों तरीके से आप समझ सकते। तो आप एसआई को सीआई को समझते समय दोनों तरीके से हमने समझने का प्रयास किया कि एसआई सीआई ऐसे भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ये व्यवस्था सीआई की और ये व्यवस्था एसआई की। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। एसआई क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में है ही नहीं, आप कुछ भी देखेंगे, कोई भी लीगल पेपर देखेंगे, कहीं पर भी आपको एसआई नहीं दिखेगा। इसलिए एसआई को हमें मैथमेटिकली ऐसे बुक्स के थ्रू, इन्हीं कंसेप्ट जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इन्हीं के साथ तैयार करना होगा। हम आपको ये नहीं कह सकते कि ऐसा आपने वहां देखा होगा, कहीं नहीं देखने को मिले। जहां भी यूज होता है लीगली वहां सीआई ही यूज होता है। उसकी कुछ वजह भी हैं, जैसा मुझे समझ आता है कि सीआई में कभी एसआई में कभी ब्याज पर ब्याज लगता नहीं, तो अगर किसी ने लोन वगैरह लिया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी अगर उसके केस में एसआई लगाया गया। तो एसआई लीगली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
अगर एसआई का वास्तव में कभी मतलब अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कभी देखने को मिलता है तो बहुत इंटीरियर क्षेत्रों में जहां अभी भी सूदखोर, आपने एक वर्ड सुना होगा, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, तो वो लोकली उस बात का इस्तेमाल जरूर कर लेते हैं कि लोकल लेवल पे इस चीज का कहीं यूज कर लिया गया हो। ऑन पेपर इसका यूज कहीं तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब बैंक की पासबुक आप देखेंगे तो आपको सीआई दिखेगा। तो जब आप सीआई में पहुंचेंगे तो मैं बार बार बताऊंगा कि बैंक में आप पैसा जमा करिए, सेक्टर बात करिए। यहाँ पर अगर मैं बैंक बोलूँ भी तो इमेजिनरी है कि मान लीजिए बैंक में पैसा जमा किया गया और क्वेश्चन भी कह रहा है बैंक में पैसा जमा किया गया, जहाँ सीआई एसआई के अकॉर्डिंग ब्याज मिल रहा है, तो ये इमेजिनरी है, मतलब ऐसा होता नहीं। ठीक, जैसे एक पुरानी कथाएं, पुरानी कहावतें, या अगर ऐसी आप कहानियां वगैरह सुने तो एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, और जब भी एसआई का टॉपिक आता तो बड़ी अच्छे से आपको समझा सकती है इस टॉपिक को। एक आदमी को अपने कुछ पैसे की आवश्यकता थी, नॉर्मली उसे पैसे लेने थे, तो उसने पता किया भाई कौन पैसे दे सकता, तो उसके पड़ोस में, जैसे गांव में चाचा वगैरह बोलते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो जो भी पड़ोसी थे, जो रिलेटिव थे, उनके पास हो गया, उसको पैसे चाहिए थे। तो वहां पर बोला कि भाई हमको पैसे चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल हम आज की तरह मान लें कि मान लीजिए 5% के अकॉर्डिंग बता दिए, उससे कहा गया 5% के अकॉर्डिंग हम आपको पैसा देंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने रिक्वेस्ट की कि कुछ कम कर लीजिए। तो चाचा ने एक स्टेटमेंट बोला कि अरे बैंक तो 12% ले रही है पर्सनल लोन पे, हम तो 5% ले रहे हैं। और दूसरी बात, बैंक जो है, मैं उसने कह दिया होगा बाद में कि हम क्रेडिट लोन ले लेंगे बैंक से, क्रेडिट कार्ड पे लगवा लेंगे या सेक्टर कुछ भी। तो बताया गया कि बैंक तो 12% पे इंटरेस्ट दे रही है अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हो, हम 5% पे दे रहे हैं, 100 पे 5 ऐसी भाषा गाँव में बोली जाती है, 5 पे दे रहे हैं, 2 पे दे रहे हैं, अंडरस्टूड होता है कि इसका मतलब है कि वो परसेंटेज बोला जा रहा है। और दूसरी बात ये कि बैंक में व्यवस्था ये है कि वहां पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है। आज के क्लास में एसआई के लिए बिल्कुल आराम से रिलैक्सली, जब आप टॉपिक समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक करने लगेंगे। आप टॉपिक की व्यवस्था नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन सब बेकार लगेंगे और धीरे धीरे हमारे लिए और टफ हो जाएगा। जैसे पार्टनरशिप की पहली क्लास थी, हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा, डायनेमिकली समझा कि हम इसको इस तरह करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते गए। वैसे एसआई जहाँ जहाँ फंसे उसके लिए कुछ तैयार करने का प्रयास करें। हम कुछ हम समझा रहे हैं, कुछ आप अपने मन से सोचे कि अगर इस तरह की समस्या फंसेगी तो मैं क्या करूँ। तो वो आदमी बैंक गया, उसने सोचा कि लो पता कर ले। तो ऐसे लीड क्लास तो था नहीं कि बैंक मैनेजर से कह रहा है जरा सीआरआर बताइए क्या है, बैंक रेट क्या चल रहा है, ऐसे तो बोलेगा नहीं, है ना, कि रिवर्स रेपो क्या है, उसके अकॉर्डिंग बैंक ने अपना क्या रेट डिसाइड कर रखा है, आरबीआई के नॉर्म्स तो ऐसे आए हुए हैं और बेसेल मानक 3 के अकॉर्डिंग तो आप चल ही नहीं रहे। तो ऐसी कुछ बात तो बताई नहीं। तो उससे वो गया बैंक पास को, नॉर्मली ऐसे जाए और को गार्ड से ही पूछ ले। उसने पूछा कि भाई क्या रेट चल रहा था, उसने बता दिया ऐसे 12-13% होगा। ठीक, बोले ब्याज पे ब्याज लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। लौटते हुए आया और कहा सरकार बहुत लूटे है, बताओ चाचा बढ़िया 5% पे दे रहे हैं और ये 12% लगा रहे हैं, ऊपर से ब्याज पे ब्याज लगाएंगे, सीआई की व्यवस्था। ऐसे करते हुए घर आ गया और चाचा से हाँ बात तो सही है, तुमसे से पैसे ले लिए, बाकी सारी व्यवस्था अपने देखिए जारी रही। बाद में पता चलता है कि चाचा 5% मंथली ले रहे थे, ठीक, और बैंक 12% ईयरली थी। तो उस हिसाब से बैंक तो 1% था, सीआई वाले ही था, लेकिन 1% का था और वो 5% मंथली था, तो साल में 60% के अकॉर्डिंग चाचा ने पैसे वसूल किए और बाकी सब व्यवस्था आगे चलती गई। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, इसलिए लीगली आप देखेंगे जो इस तरह का पैसा लेन देन है, अगर कोई क्लेम करता है कि मैंने पैसा दिया था ब्याज पर ऐसा हुआ था, तो गवर्नमेंट उसको क्राइम मानती, सूदखोरी अलाउड नहीं। ठीक है, तो बाकी तो सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तो एसआई की व्यवस्था कहीं ऐसे आपको देखने को मिल सकती है, बाकी आपको कहीं देखने को मिलेगी। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप कई बार देखते हैं कि किसी ने किसी को इंटरेस्ट दिया या लोकल लेवल पे इंटरेस्ट दिया गया, उसने बोला कि हम 2 पे दे रहे हैं, तो 2 का मतलब 2% मंथली। यहाँ जो हम लोग लोकली 2% देते हैं, तो कभी भी कंपेरिजन करिएगा तो 2 पे दे रहे हैं, बैंक में तो 12% है, वो 2% मंथली। अगर आप कभी घर में बात करते हैं, किसी को सुने या आप भी आगे देखेंगे तो कि हमें बैंक से नहीं मिल पा रहा, लेकिन हमने उसको पर्सनली किसी से लोन लिया और वो लोन पे पैसे दे रहा है, तो 2 पे अगर दे रहा है उसका अंडरस्टूड मतलब होगा 2% वो मंथली है, तो पूरे साल में 24% का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक, उसमें सीआई की भी व्यवस्था लागू कर दी जाती है और उसका दिमाग कुछ ऐसे लगाया जाता है, जैसा मैंने देखा कि ऐसा करो हर महीने आना और ब्याज दे जाना, मूलधन 1 साल बाद देना, तो वो ना चाहते हुए भी सीआई हो जाती है। मेरी बात समझना, जब भी कोई कह दे कि ऐसा मैं सीआई नहीं लगाऊंगा लेकिन तुम हर महीने आना,
मान लो 10,000 रुपए दिए, 10,000 के अकॉर्डिंग अगर हम 2% है तो हमारे जो पैसे हुए 200 रुपए हुए मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसा करना कि हर महीने आना, और वो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, मान लो 1,000 रुपए इंटरेस्ट हो रहा है पर मंथ, या 10% का इंटरेस्ट है तो 1,000 रुपए हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करना वो हमको आके मंथली दे जाना, हम ब्याज पे ब्याज नहीं लगाएंगे। तो ये CIE है, ये ब्याज पर ब्याज ऑटोमेटिक है। SI के केस में लोन लेते समय या जमा करते समय दोनों व्यवस्थाओं में पैसे का अगर चेंज किया जाता है, मान लो आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए और 5,000 आप फिर से जमा करने गए, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 और 5 15 पे मिलेगा। इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि जैसे बैंक में अगर SI की व्यवस्था होती और आप बैंक से कुछ पैसे उधार लेते, ठीक है, और मान लीजिए 10,000 रुपए आप उधार लेते, 10,000 रुपए में से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 11,000 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही, 11,000 हो गया। अगर आप उसमें 1,000 रुपए जमा करने जाते हैं तो 11,000 माइनस 1,000 नहीं देखा जाएगा, वो CI है। CI में होता है कि इंटरेस्ट जमा कर सकते हो आप, 11 जैसे जुड़ रहा है वैसे बढ़ जाता है, वैसे कम हो जाता है। तो 11,000 हुआ, 1,000 आपने जमा किया, फिर 10,000 बचा, फिर 10,000 इंटरेस्ट लगेगा। तो जो लोग कहते हैं ना मंथली ब्याज दे जाना, ये ईयर में ब्याज दे जाना, वो ऑटोमेटिकली CI होता है। अब जो समझिए कैसे, अगर वो SI होता तो एक एग्जांपल मैं यार समझाता हूँ जरा, उसको समझना, शायद फिर मैं बोलता जाऊंगा आप मिस कर जाएंगे। SI अगर CI, मान लो अगर आप SI में तो 10,000 रुपए आपने लोन लिए, और 10,000 रुपए लोन लेने के बाद फिर ब्याज की कैलकुलेशन हुई, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये कहेंगे कि 11,000 हो गया, 11,000 हो गया। अब अगर हम यहां पर 1,000 रुपए जमा कर दें कि हम 1,000 रुपए जमा करना चाहते, ठीक है, ये 11,000 हो गए और हम 1,000 रुपए जमा करना चाहते, SI की व्यवस्था कहती है कि ये 1,000 प्रिंसिपल से कम होगा, 9,000 प्लस 1,000, और जब अगले वर्ष इंटरेस्ट लगेगा तो 9,000 पे लगेगा। ठीक, जबकि जब जो लोग कहते हैं महीने के अंत में आके ब्याज दे जाना, वो कभी नहीं प्रिंसिपल से कम करते, अगले वर्ष अगले महीने भी 10,000 जो आपने लिया था उसी पर इंटरेस्ट लगाते, तो वो CI ही होता है। अभी मैं समझाऊं कैसे। अगर SI होता तो 10% इंटरेस्ट इस पर इंटरेस्ट लगता, और 9,000 प्रिंसिपल आपका 9,000 प्रिंसिपल होता, और उसके साथ आपका इंटरेस्ट हो जाता 1,000 पहले से, और 10% ये तो 10% निकालते तो 900, 1,900। और मान लीजिए आप कह देते कि मैं अगले वर्ष कुछ पैसे और जमा करूंगा, मान लो अपने 1,000 2,000 3,000 जो भी डिसाइड किए, तो मान लीजिए आप 2,000 रुपए जमा करना चाहते हैं यहाँ पर, जब जमा करेंगे तो प्रिंसिपल 7,000 बचेगा और इंटरेस्ट आपका 1,900 अलग चलेगा, और अब इंटरेस्ट फिर इस पर लगेगा 10%। तो आप कहेंगे प्रिंसिपल तो 7,000 है, 700 ये तो हो गया 2,600, 2,600 इंटरेस्ट पार्ट, और अगर आप अब जमा ना करें तो 7,000 पर इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट अलग बनता रहेगा। ये SI की व्यवस्था है। जबकि अगर आप इसको ऐसा करते हैं, जो एग्जांपल मैं शुरू किया था उसको मैं समझाने का प्रयास करूं आपको, तो इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा। उसमें हम कभी कभी ऐसे दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं, हम कहते हैं ब्याज पर ब्याज नहीं ले रहे हैं, ऐसा समझाने का प्रयास करते हैं, बट एग्जैक्टली हम ले रहे होते हैं। 10% इंटरेस्ट हुआ और हमने कहा 11,000 हो गया, या 10,000 प्लस 1,000 हो गया, और हमने उससे कहा कि 1 महीने बाद आना या 1 साल बाद आना, इंटरेस्ट वाला पैसा दे जाना। तो आदमी आया, इंटरेस्ट वाला पैसा दे गया, तो आप कह पाएंगे प्रिंसिपल बचा 10,000 और इंटरेस्ट तो आपने 0 कर दिया। तो अब आप कह रहे हो इस पे मैंने इंटरेस्ट लगाया, तो पहले साल यहां पर 1,000 इंटरेस्ट लगा था, और दूसरे साल क्योंकि आप इस पे इंटरेस्ट लगा रहे हो यहां पर भी 1,000 इंटरेस्ट लगेगा। जबकि व्यवस्था SI की होती तो 900 ही इंटरेस्ट लगता। अंतर समझिए, आप टोटल भी देखेंगे तो टोटल अंतर समझ में आएगा। देखो, फिर आपका 1,000 इंटरेस्ट लगा, आप कह रहे हैं फिर हो गए 11,000, और मान लो हमने यहाँ 2,000 की जगह 1,000 जमा किया होता तो थोड़ा आप समझा पाता हूँ मैं आसानी से। तो ये हो गया 8,000, और 8,000 में 800 तो हो जाएगा 2,700, है ना। तो फिर आपका 10,000 प्लस 1,000 हो गया इंटरेस्ट पार्ट, और फिर हमने आदमी से कहा कि फिर आना और इंटरेस्ट दे, ये इंटरेस्ट वाला पैसा दे जाना, फिर 10,000 हो गया, और फिर हमने 1 साल इंटरेस्ट लगाया, और फिर हमने कहा कि 10,000 प्लस फिर से 1,000 हो गया। ठीक,
देखो अंतर समझिएगा, हम यहाँ पे 1000 यहाँ दे चुके हैं, 1000 यहाँ दे चुके हैं, बाकी कितना 11,000। ठीक, यहाँ जरा देखो 1000 यहाँ दे चुके हैं और 1000 यहाँ दे चुके हैं, बाकी कितना है 10,700। 300 का अंतर आया। एसआई में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता इसलिए ब्याज कम देना पड़ता है, और सीआई में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है इसलिए ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ देखिए हमारा कितना बाकी है 10,700, और यहाँ कितना बाकी है 11,000। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इस बार इंटरेस्ट 900 लगा और यहाँ पर इंटरेस्ट 800 लगा, जबकि यहाँ तो क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं तो इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मैं तो प्रिंसिपल ले ही नहीं रहा हूँ और मैं ब्याज पर ब्याज नहीं लगाऊंगा। ऐसा करो तुम हर महीने हर साल आना और इंटरेस्ट वाला पैसा दे जाना, तो ना चाहते हुए भी सीआई है। नहीं आई बात समझ में? तो एसआई में ये कहने के लिए एसआई हो सकती है लेकिन है ये सीआई ही। तो एसआई के केस में अगर आपने लोन लिया है या पैसा जमा करे, दोनों केसेस में अगर आप बीच में पैसे का चेंज करते हो मिड में, तो प्रिंसिपल चेंज होगा ना कि इंटरेस्ट से घटेगा। और सीआई में टोटल से घटा दो चाहे इंटरेस्ट घटा दो, मैं अगर ये कहता 11,000 से 1,000 गया 10,000 बचा तो भी बात वही थी। मैं कह रहा हूँ 11,000 में से 1,000 ये वाला ले रहा हूँ, 10,000 बचा तो भी बात वही। तो सीआई में दोनों बातें ठीक, आपको मैंने इंटरेस्ट दिया कोई दिक्कत, आपको मैंने टोटल में से 1,000 दिए कोई दिक्कत नहीं, तो सीआई में सही है। सीआई में इंटरेस्ट का पेमेंट बीच में किया जा सकता है, एसआई में इंटरेस्ट का पेमेंट बीच में किया ही नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? नहीं मेरी बात समझ। बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले लिखने की बहुत आदत मत डालिए, आप जो चीजें समझिए। मतलब आप सोचो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 लिखा के चैप्टर स्टार्ट हो, कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में उतना ही आएगा जितना कक्षा 8 में आपको आता था, क्लास 8 में आप क्वेश्चन कर लेते। हाँ थोड़ा इस बात को पूरा कर लो फिर पूछेगा, होल्ड करिए बस। तो एसआई सीआई के केस में हम यहाँ पर इस बात ध्यान रखें कि हम हमेशा जब भी पेमेंट करेंगे तो एसआई सीआई का इस तरह करेंगे, ठीक है। बाकी मैं कह रहा हूँ कि जो फॉर्मूले हैं एसआई और पीआरटी अपॉन 100 कैलकुलेट कैसे करते हैं उन सब पे भी वापस आएंगे। ऐसा नहीं उनके बिना टॉपिक चलेगा, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम टॉपिक के क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, जो हमारे ऊट पटांग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के, उनको समझना चाहते हैं तो ये व्यवस्था समझना जरूरी है। एग्जैक्टली एसआई है क्या, ये एग्जैक्टली कैलकुलेट हो कैसे रहा होता है, हम इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं वो बात अलग, वो भी इसी से जुड़ी हुई है, वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन ये टफ नहीं लगना चाहिए आपको, मतलब जो भी लोग हैं आपको लगता है एसआई और पीआरटी अपॉन 100 से स्टार्ट करेंगे वो सरल लगेगा, तो सरल भले ही लगेगा लेकिन हम वहां नहीं जा पाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। वहां जाने के लिए वो बाद की बात है, पहले ये समझना जरूरी, जिससे एसआई का फॉर्मूला बना है। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 का फॉर्मूला इस बात से बना है, वो हम बाद में बताएं। ये ज्यादा अच्छा है कि पहले फॉर्मूला लिखा है फिर उससे कैलकुलेट करें, क्या करें कोई मतलब नहीं बचता। तो ये एसआई और सीआई की व्यवस्था है। अब एसआई का बेसिक जीवन में यूज ना होने की यही एक वजह भी थी, अभी बीच में बोला था मैंने, आगे चल के बताऊंगा। यही एक वजह भी थी कि अगर आप एसआई टॉपिक में हैं और मतलब एसआई में है और आपने किसी को लोन दे दिया, मान लो 10,000 रुपये आपने बैंक से लोन लिया, तो आपने 1,000 करके दे दिया है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट तो अब बगल में आप इकट्ठा कर रहे हो ना, कि इंटरेस्ट बगल में लिखते रहो, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट तो बीच में एसआई में ले नहीं सकते, नहीं तो सीआई बन जाएगा। क्वेश्चन कह दे, कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि साधारण ब्याज है 2 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो ये प्रश्न की भाषा है। प्रश्न क्या होता है? ब्रह्म होता है। गुड, तो प्रश्न ब्रह्म है, जो कह दे वही सही, उसके आगे पीछे हमारा कोई कंसेप्ट काम नहीं करता। फिर हम यहाँ वहां ये नहीं कहेंगे आपने ये पढ़ाया था, आपने ये पढ़ा है, ये सब कुछ नहीं, क्वेश्चन ने कहा, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन ने कोई कंडीशनल बात कही है तो फिर उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन कह देगा कि आफ्टर 2 ईयर वी एडेड द इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल पार्ट को 2 साल बाद जोड़ दिया, तो वो एक अलग बात है, तो वो 2 साल की सीआई बन जाएगी, कहने के लिए एसआई होगी, कहने के लिए एसआई होगी, लेकिन हो वो सीआई जाएगी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट को जैसे प्रिंसिपल में जोड़ा तो आपने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेने की व्यवस्था शुरू कर दी। अब आपने जोड़ दिया ना 10,000 में 1,000, तो 11,000 हो गया। अब आप कह रहे हो 11,000 पे इंटरेस्ट जोड़ मिलेगा, अगर 11,000 पे मिलेगा तो 10,000 तो हमारा प्रिंसिपल था, 10,000 तो हमारा प्रिंसिपल था, 1,000 कहां से आया? वो इंटरेस्ट पार्ट है। अब आप अगले महीने 1,100 इंटरेस्ट लेंगे ना एक अगले साल, तो अगले साल अगर आप 1,100 रुपए इंटरेस्ट लेंगे तो आपने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेने की व्यवस्था शुरू कर दी है, और ऐसा सीआई में ही होता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की पार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब मैं बात ये कह रहा था कि क्यों यूज नहीं होता, तो मान लो 10,000 आपने लिया और आप उसमें 1,000 रुपए देते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। कभी आपका पीछे मूड ज्यादा अच्छा था, आपने 5,000 जमा कर दिए या कुछ भी जमा कर दिए, तो 1,000 जमा करोगे तो भी 10 साल में जमा हो जाएंगे, और अगर आपने मान लो ज्यादा जमा कर दिए जल्दी जमा हो जाएंगे। तो अगर आपने जमा कर दिए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब प्रिंसिपल
खत्म हो जाएगा और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग नहीं सकता, नहीं तो वो सीआई बन जाएगा। तो इंटरेस्ट अगर मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं कि 2700 और यहां पर मैं सीधे 9000 का पेमेंट कर देता, तो हमारा ये पैसा जो इंटरेस्ट वाला था 1900 2700 जो भी जहां तक भी आप पेमेंट करते वो तो बना रहता ना। मान लीजिए यहां पर 8000 प्लस 2700 है, 8000 प्रिंसिपल और 700 इंटरेस्ट, ठीक 2700 इंटरेस्ट। तो यहां पर मैं कह दूं 8000 का पेमेंट जरा कर देते हैं तो बचेगा 2700, 2700 पे इंटरेस्ट नहीं लग सकता। अब 2700 चाहे जीवन भर रखा रहे उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो 2700 ही रहेगा। एसआई में, सीआई में क्या होता, सीआई मान लो आप 8000 दे दो तो कोई बात नहीं, 3000 बचा, 3000 पे इंटरेस्ट लगेगा, जो बचेगा उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो सीआई की व्यवस्था ये थी, जो बचेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, वो चाहे ऐसा प्रिंसिपल हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, उससे मतलब नहीं है, वो एक ही बात हो जाती है। इसीलिए सीआई में कहा जाता है कि अगले वर्ष का अमाउंट उस साल अगले मतलब पिछले साल का अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करने लगता है। जब आप सीआई पढ़ेंगे तो इस बात को मैं लिखाऊंगा अभी, या आप समझ लीजिए ऐसे ही, ठीक है, वहां पे बात आएगी। इसलिए जब आप 2700 इंटरेस्ट मान लो या कोई भी इंटरेस्ट पार्ट या इंटरेस्ट वैल्यू बच गई और अब आप उसको देना नहीं चाहते, तो हमेशा 2700 ही बनी रहेगी, तो आप दोगे क्यों, क्यों जमा करोगे? आप कभी भी लोन का पेमेंट, अगर मैं मतलब व्यवहारिक जीवन की बात करूं, लोन का पेमेंट आप इसलिए जल्दी करना चाहते हो कि इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है, मैं जब तक पेमेंट नहीं करूंगा तब तक वो और बढ़ता जाएगा और मुझे आगे चल के वो और ज्यादा देना पड़ेगा, मुझे आगे चल के वो और ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पड़ोस में गुप्ता जी की दुकान से टॉफी खाने लगो, आप छोटे थे, गुप्ता जी बाबा जी को अच्छे से जानते थे, शुरू में आप उनके साथ जाते थे उंगली पकड़ के, फिर एक दिन देखा कि हम अकेले भी जा सकते हैं, तो बाबा जी को किनारे किया और आप स्वयं पहुंचे। गुप्ता जी ने देखा अरे फलाने का नाती है, और आपने टॉफी मांगी तो प्रैक्टिकली उन्होंने दे दी। ऐसा होता है, आपने भी ऐसा बचपन में किया ही होगा, क्यों दे दी। फिर उन्होंने बाबा के खाते में लिखना शुरू किया, जब बाबा पेमेंट करने भिजवाते थे तो अपना वाला भिजवा देते थे कि मान लीजिए हमने घर के लिए कोई सामान मंगाया एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी, तो वो भिजवा देते थे। आपकी टॉफी वाला उनके दिमाग में नहीं था। अच्छा, क्योंकि वो पहले आप उंगली पकड़ के ले जाते थे, अब आप खुद जाने लगे तो आप कभी उनकी उंगली पकड़ के ले भी नहीं जाते उनको कि मतलब हमको टॉफी दिला लाओ। वो सोचते हैं टॉफी खाना बंद कर दिया, अच्छा पहले बहुत टॉफी खाता था अब नहीं खाता, नहीं यहाँ आप अपना अलग हिसाब चला रहे हो। कुछ समय बाद कुछ पैसे ज्यादा हो गए, गुप्ता जी ने कहा कि जब बाबा को भेज देना, पहले तो आपको लगा डर है पकड़े जाएंगे, तो आपने गुप्ता जी की वो गली ही छोड़ दी। अब गुप्ता जी ने ब्याज लगाना शुरू किया, 1000 रुपए हो गए थे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप 1000 रुपए की टॉफी खा गए थे कुछ दिनों में, और 1000 रुपए मतलब केवल टॉफी नहीं खा गए, मतलब कुछ लेते रहेंगे अपना, तो वो कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। अब उस पर इंटरेस्ट लगने शुरू हो गया, दो तीन साल गुजर गए या 2-3 महीने गुजर गए, और मान ली फॉर एग्जाम्पल 1200 रुपए टोटल इंटरेस्ट सहित हो गया। अब गुप्ता जी कब तक बर्दाश्त करते, तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, और वो नाती आपका ऐसा, अरे नहीं कैसी बात, पूछा सच में ऐसा, हाँ था, लेकिन हमने तो 1000 खाई थी, कोई बात नहीं। तो 1200 रुपये मान लो 1200 रुपये हुए, वो भिजवा दिए गए, तो वो इंटरेस्ट लग गया ना। तो ये व्यवस्था थी कि इसलिए आप पेमेंट करना चाह रहे थे ना कि अगर वो और नहीं देंगे तो 1200 से 1300 1400 ऐसे लगातार बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर इसमें ये डर ना हो तो आप 1000 पे जाओ, चाहे 1000 दे आओ, तो गुप्ता जी 200 रुपये लिखे रह जाएंगे जीवन भर, नहीं रह जाएंगे कि 1000 रुपये मान लो जुगाड़ किए कहीं से और दे दिए गुप्ता जी को, अब 200 रुपये बच गए। तो गुप्ता जी अगर उस पर इंटरेस्ट ना लगाएं तो क्या आप कभी बताओगे घर में, क्यों मतलब आपको पता है 200 रुपये जब हम कमाने लगेंगे तब देंगे, ठीक। तो एसआई की व्यवस्था ये कहती है कि अगर इसका इंटरेस्ट का पेमेंट ना किया जाए तो इसके इंटरेस्ट का पेमेंट कभी भी किया जाए इस पर कभी इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं समझे मेरी बात। जबकि सीआई में व्यवस्था अलग होती, जो पैसे बचे हैं उस पर लगातार इंटरेस्ट लगता रहेगा। यही एक वजह मुझे समझ में आती है जिससे एसआई प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी इकोनॉमिकली, ठीक। तो बात समझ में आ गई होगी। अब आप अपने सवाल पे आइए। क्या होल्ड कर दिया जाए, मतलब फिर तो 11,000 पे इंटरेस्ट लगेगा ना। सीआई की व्यवस्था यही है कि अगर इस वाले पैसे पर कभी भी इंटरेस्ट काउंट हो गया तो आपका सीआई माना जाएगा। अब आप देखो, आपने 11,000 करके 10,000 दो, 1,000 दो तो 10,000 बचेगा, या ये कहो 1,000 ये वाला हमने दे दिया, तो जो पैसा बचा उसी पे तो आप इंटरेस्ट लगा रहे हो ना। तो ऑटोमेटिकली सीआई में आपने जो 1,000 पेमेंट किया वो आपने प्रिंसिपल से तो कम किया नहीं,
बात तो यहाँ ये हो रही थी ना कि ईयरली जो जो यहाँ कर रहे हैं वही यहाँ करना है। 1,000 रुपये 1 साल बाद हमने यहाँ पेमेंट किया, 1 साल बाद हमने 1,000 रुपये यहाँ पे पेमेंट किया, 1 साल और गुजरा, 1 साल 1,000 रुपये का पेमेंट यहाँ किया, 1,000 रुपये पेमेंट यहाँ किया, फिर अंतर देख रहे हैं। अब आप कहेंगे इसमें मैं 1-1 साल पे दूंगा, इसमें मैं 2 साल पे दूंगा, तो और अंतर आ जाएगा। वो तो अलग बात है, हम दोनों की तुलना करें तो उसमें भी ईयरली अगर हमने पेमेंट किया था, जमा किया, तो इसमें भी ईयरली ही पेमेंट करेंगे, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब पेमेंट हमने दोनों में एक तरीके से किया, फिर भी जो ड्यू अमाउंट है वो उसमें 10,700, इसमें 11,000 है, तो यही अंतर है। इसलिए ये सीआई की व्यवस्था है, इसमें ऑटोमेटिकली सीआई ना कहते हुए भी सीआई ही है। मतलब मैं उस एग्जाम्पल की बात कर रहा था जो प्रैक्टिकली आपने कभी ऐसा देखेंगे कि लोग कहते हैं कि मैं सीआई नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो इंटरेस्ट वाला पैसा पेमेंट करने के लिए बात कहेंगे। आप देखेंगे, अभी नहीं किसी ने देखी तो कभी ना कभी आप लाइफ में ये बात देखेंगे कि आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी, नहीं तो आज ही जाके घर में पूछिए, ठीक है, कि अगर मैंने तो नहीं देखा क्या ऐसा होता है, तो पेरेंट्स आपको बताएंगे हाँ ऐसा होता है। लोग कह देते हैं कि आप इंटरेस्ट दे देना तो हम ब्याज पे ब्याज नहीं लगाएंगे। दोनों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा होता है, भले वो सीआई है वो एसआई हो जाएगा अलग बात है, अगर वो जमा होता जाएगा तो उस पर और बढ़ जाएगा, तो इस वजह से हम उसको देते हैं, तो वो सीआई ही है, वो एसआई नहीं है। मतलब मैं ये इस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन कर रहा था, ठीक है। तो एसआई सीआई का बेसिक डिफरेंस आपको अभी तक शायद समझ में आ गया होगा, और एसआई की एक व्यवस्था भी समझ में आ गई होगी कि अगर हम बीच में पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, उन दोनों केसेस में प्रिंसिपल चेंज होगा, इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चंस जो बनेंगे उसमें इस व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया जाएगा, जिससे वो ये बता सके कि इंटरेस्ट भी कभी ना कभी पेमेंट कर दिया गया है। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आएगा, एक व्यक्ति ने 10 रुपए का इंटरेस्ट लिया और 1-1 रुपए की 11 किस्तें दे दी, ठीक है, तो वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा सा आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत समस्या? अब थोड़ा ये नोट करिए। जहाँ ना समझ में आया पूछिए, फिर बेसिक फॉर्मूलों पे भी आएंगे, उस पर बात करेंगे।
हो गया। जनसंख्या हमेशा सीआई की तरफ से बढ़ती है। क्वेश्चन बताएगा जनसंख्या सीआई दर से बढ़ती है, चीज़ों का अवमूल्यन है ना, डिवेल्यूएशन जो है वो सीआई के अकॉर्डिंग होता है। एलिवेशन मतलब जो एक्सेलरेशन जो स्पीड होती है 10% बढ़ रही है वो तो सीआई के अकॉर्डिंग मानी जाती है। पेड़ की ऊंचाई अगर कह दिया एक प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, इसका मतलब सीआई के अकॉर्डिंग हो रही, तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट सीआई के तरीके होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्वेश्चन करते करते दिखेंगी, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि ऑटोमेटिकली सीआई है। ठीक है, एसआई को स्पेशली बताना पड़ता है। अब अगर वैसे आपके सवाल की बात करें तो आप क्वेश्चन करते समय कई बार ऐसा देखेंगे क्वेश्चन ने नहीं बताया होगा कि सीआई लगाओ कि एसआई लगाओ। अब एसआई टॉपिक में है तो ठीक है पता है, लेकिन पेपर में तब है ना, तो उसका आंसर वो ये है कि पहली बात तो ये कि अगर आपको आंसर देख कर ये आइडिया लग रहा है कि एसआई से आंसर आएगा या सीआई से आएगा, तो पहले वो अप्रोच सामने आएगी। अगर सीआई से एसआई आपने लगाया, एसआई ना आया और सीआई लगाया आ गया, तो ये मान लिया जाए कि सीआई लगा लो, क्योंकि ब्याज दोनों है, सीआई भी एसआई भी। क्लियर, तो ऑप्शन से आपका डिस्क्रिमिनेट हो जाए, और ऑप्शन में भी गलत लिखा हो तो फिर कुछ कह नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन करते करने क्या कि सीआई लगाए ऐसे पहले, कुछ नहीं, ऐसे प्रश्नों की संख्या ही 0.01% है, तो 1000 में कोई एक सवाल। ठीक है, वहां 2 सवाल मिल गए, तो वो जो परसेंटेज बहुत कम है और वो एग्जैक्टली गलत है। क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि सीआई एसआई, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको और ज्यादा फंसाने के लिए ब्याज लगता है, तो अब आप ब्याज दोनों है, सीआई एसआई भी, तो अगर आपका आंसर एसआई से आ रहा है तो एसआई, इसका मतलब वो एसआई है, और सीआई से आ रहा है तो सीआई। दोनों आंसर कभी अवेलेबल नहीं होंगे, ये हो नहीं सकता। ठीक, मेरी बात आप समझ पाए ना। तो लेकिन ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत कम है, तो ऐसा आप बहुत रेयर ही फंसेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ है नहीं, वो क्वेश्चन के समय ही डिसाइड होगा, उसके ऑप्शंस देखकर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सॉल्व करके कि एसआई का है कि सीआई का। ठीक, पहले से नहीं पता चल पाएगा, तो पहले तो तभी पता चलेगा जब क्वेश्चन बताएगा, नॉर्मली बताता है। तो ये बात आप समझ गए पूरी। ठीक, यहाँ अगर आप इसमें लिखेंगे तो आप कुछ ऐसे लिखिएगा, सीआई वर्सेस एसआई वर्सेस सीआई व्हेन पेमेंट डन इन मिड ऑफ द टेन्योर, मिड ऑफ टेन्योर, समय के बीच मध्य में कभी भी पैसे का पेमेंट अगर किया जाए तो सीआईएसआई क्या व्यवस्था बनेगी। ठीक है, तो ये दो पेमेंट इज डन विद इन मिड ऑफ द टेन्योर, समय के अंतराल में पैसे का भुगतान करने पर सीआई और एसआई में तुलना। ठीक, तो अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लिखने लायक जो भी था वो मैं बता चुका हूँ। 10,000 रुपये हमने लिए, 10% इंटरेस्ट था, 1,000 रुपये 2 बार दिए, तो अगर सीआई होता तो ये होता, एसआई होता तो ऐसा होता। कहने के लिए कुछ भी कहो, वो एक अलग
हो गया? ठीक। तो अब इन सब बातों के साथ साथ हम वापस आते हैं एसआई की फंडामेंटल बातों पर। तुलना हो गई। अगर मैं एसआई या सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो अगर वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं कह दूं किसी पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर एग्जांपल एसआई में, तो प्रिंसिपल जो भी है उस पर अगर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो पहले साल भी 10% मिलेगा, दूसरे साल भी 10% मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 10% मिलेगा, चौथे वर्ष भी 10% मिलेगा। तो अगर मैं किसी पैसे का, किसी प्रिंसिपल का, किसी मनी का 10% कहूँ और मैं कहूँ 2 साल में, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि 2 साल में 20% मिलेगा, 10% पहले साल और उसी प्रिंसिपल का 10% दूसरे साल। तो आपको इस बात को कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि पूरे प्रिंसिपल का पूरा जो इंटरेस्ट होगा वो पूरे प्रिंसिपल का 20% होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह से अगर मान ली 5% होता तो आप कहते 5% पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ऐसे लगातार। तो ये भी तो कह सकते हैं कि 10% ब्याज दर से अगर 10 वर्ष कह दिया जाए तो 10%, 10%, 10% 100% इंटरेस्ट मिलेगा। 5 वर्ष कह दिया तो 50% मिलेगा, 3 वर्ष कह दिया तो 30% मिलेगा, 3.5 वर्ष कह दिया जाए तो 35%। तो अगर अगर मैं कह दूं कि टी वर्ष कह दिया जाए तो आप कहेंगे टी वर्षों तक वही कार्यक्रम होगा। इसी तरह से अगर आपका प्रिंसिपल पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, अगर आपका प्रिंसिपल पी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो हम ये कह सकते हैं कि R% रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रत्येक वर्ष आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर R% रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रत्येक वर्ष इंटरेस्ट मिल रहा है तो पहले वर्ष भी R%, दूसरे वर्ष भी R%, तीसरे वर्ष भी R%, चौथे वर्ष भी R% और R% से लगातार मिलता चला जाएगा। अगर R% से लगातार मिलता चला जाएगा तो R% से कितने वर्ष तक मिलेगा? तो मान लो आपने टी वर्ष का समय लिया तो टी वर्षों तक यही होगा। तो इसी बात से फॉर्मूला बना कि P प्रिंसिपल का R% और कितने वर्ष तक? टी वर्षों तक। ठीक है, तो टी वर्ष तक इतना इंटरेस्ट मिलेगा। परसेंटेज हटा के नीचे 100 ले आते हैं तो परसेंटेज नहीं लगेगा। तो ऐसा ही बराबर हमारे पास बेसिक फॉर्मूला बना PRT/100, है कि नहीं? तो ये एसआई का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग एसआई को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर मान लीजिए एसआई में हम अमाउंट की बात करें तो एसआई में अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो कभी कभी हम इसकी जरूरत है यहाँ भी यूज कर लेंगे कि आपका अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल का R/T/100। आगे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बराबर हो जाएगा 100P प्लस P/RT/100। या आप अमाउंट बराबर कह सकते हैं कि P कॉमन और 100 प्लस RT/100। इस तरह भी एसआई देखा जा सकता है, मतलब अमाउंट की स्थिति देखी जा सकती है। अमाउंट के अकॉर्डिंग हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एसआई की बेसिक बातें होंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपकी एसआई को लेकर पहली बात होगी। इसी बात पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अगर मान लो हम एसआई इक्वल्स टू PRT/100 है, एसआई इक्वल्स टू PRT/100 है। अगर हम लेट कर लें कि प्रिंसिपल जो है वो आपका 100 है, अगर हम ये लेट कर लें कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 100 है, तो अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो पुट कर दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आप ये हमेशा पाएंगे कि एसआई जो उस समय होगा वो आरटी के बराबर होगा। लेकिन ये बात सिर्फ तब लागू होगी जब प्रिंसिपल को 100 एज्यूम किया गया हो या वो 100 हो। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए? तो ये एक बात इंपॉर्टेंट आती है जिसका इस्तेमाल एसआई के टॉपिक में होगा। इफ एक और केस इंपॉर्टेंट वो भी समझ लीजिए। यदि कभी कभी ऐसा भी होगा, अब इसे क्वेश्चन स्टार्ट करते इन बातों को यूज करके हम बात समझाएंगे। कभी कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी देखने को आपको मिलेगी जिससे मान लो कि प्रिंसिपल आपका P1 और P2 है, दो अलग अलग स्थितियां हैं। प्रिंसिपल आपका P1 और P2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 और R2 है,
और टाइम आपका T1 और T2। बट हम ये पाते हैं कि आपको बताया गया है कि SI1 और SI2 बराबर है। आपको बताया गया कि कंडीशन ऐसी है कि P1 P2 अलग अलग है, R1 R2 अलग अलग है, T1 T2 भी अलग अलग है, लेकिन इंटरेस्ट जो है SI1 और SI2 आपस में क्या है, इक्वल है। SI1 SI2 आपस में इक्वल पाए गए। हमने कहा ठीक है, अगर SI1 और SI2 आपस में इक्वल पाए गए तो ऐसी कंडीशन में कह पाऊंगा कि P1 T1 R1 अपॉन 100 दैट्स इक्वल टू P2 T2 R2 अपॉन 100। ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा। मैं कह पाऊंगा कि P1 अपॉन P2 दैट्स इक्वल टू R2 T2 है ना अपॉन R1। इसको अगर आप थोड़ा ऐसे लिखना चाहें कि P1 is to P2, तो उस समय लिखते समय इसको ऐसे ही तो लिखा जाएगा 1 अपॉन R1 T1 रेशियो 1 अपॉन R2 T2। सोचो, सॉल्व कर दिए, ऊपर ही इधर चला जाए फिर वहीं वापस पहुंचे। नहीं, अरे नीचे लिखे गए नंबर उनके अनुपात कहलाते, रेशियो पूरा टॉपिक इसी तरह मूव करता था। तो P1 और P2 का रेशियो 1 अपॉन R1 T1 रेशियो 1 अपॉन R2 T2 से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पर कभी ये कहें कि इफ मोर केसेस, अगर केसेस ज्यादा हो, मतलब जैसे यहाँ पर दो ही स्थितियां P1 और P2, यहाँ पर अगर आप सिंपली देखें तो दो ही स्थितियां हैं P1 और P2। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मल्टीपल प्रिंसिपल्स और ज्यादा दिए गए हैं और ज्यादा कोई बात उससे बताएगी कि एक व्यक्ति है उसके 3 पुत्र हैं, एक व्यक्ति है उसके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रों में धनराशि को बांटता है। ऐसे सवाल आप देखेंगे आगे, ठीक है। तो वहां पर इसका मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि प्रिंसिपल्स की संख्या ज्यादा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस की संख्या ज्यादा है। अब ऐसी कंडीशन में सिंपली कह सकता हूं कि P1 is to P2 is to P3 और अप टू डेट डैश। उसी प्रकार कह सकते हैं 1 अपॉन R1 T1 रेशियो 1 अपॉन R2 T2 रेशियो 1 अपॉन R3 T3 अप टू डेट डैश। मतलब कभी ऐसा हो कि आपसे बता दिया जाए कि फॉर द डिफरेंट केसेस प्रिंसिपल आर सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल आर डिफरेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट, टाइम आर डिफरेंट, बट SI इज सेम। तो उस समय प्रिंसिपल्स के बीच रेशियो की अगर हमें जरूरत है या पूछा गया है तो हम इस तरह उसको निकाल सकते हैं कि SI अगर इक्वल बोला गया है, कि अगर SI इक्वल कहा गया है तो इन दैट कंडीशन P1 is to P2 is to P3 बराबर 1 अपॉन R1 T1 रेशियो 1 अपॉन R2 T2 रेशियो 1 अपॉन R3 T3। इंप्रूवमेंट आपको समझ में आ गया। इसका बेसिक जो है वो इसी PRT अपॉन 100 के फॉर्मूले पे डिपेंड है, वो आप देख ही रहे हैं। किसी को कोई समस्या आया था? अब आप सोचें हेडिंग डलवा के मैं लैंग्वेज के रूप में लिखाएंगे तो नहीं लिखवाएंगे, कोई जरूरत नहीं उसकी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता हो कि हेडिंग डाल के लैंग्वेज लिखनी तो अब लिख लो कि यदि किसी दो व्यवस्थाओं में इस तरह करते हो, जिस चीज को मैं बोल रहा हूँ उसको समझ जाइए, तो उसी बात को लगभग सॉर्ट आउट नोट में लिख दिया आप, नोट पॉइंट 1 नोट पॉइंट 2 रूल 1 रूल लिखते चले जाइए। एक बार देखेंगे फिर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन में आप जितना ईमानदारी से मेहनत कर लेंगे रिवीजन, उतना ही आसानी से आपको टॉपिक समझ में आने लगेगा। नॉर्मली SI CI में अगर आपने SI ईमानदारी से नहीं समझा तो CI आपको टफ लगेगा, ठीक। और अगर SI टफ लग रहा है तो थोड़ी मेहनत कर लीजिए। SI अगर आपको प्रॉपरली आपने मेहनत कर ली तो फिर हर क्वेश्चन में तुलना करते ही करते आप CI सीख जाएंगे। कैलकुलेशन होगी, लॉजिक होगा, वो सब ठीक है, लेकिन कंपैरिजन करते करते CI में ऐसा होता है, SI में ऐसा था। तो SI में एक लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन SI से सॉल्व करना और उसी सेम टाइप के क्वेश्चन CI सॉल्व करने की व्यवस्था है। तो हमेशा हम कंपैरेटिव कंपैरिजन करते करते ही CI सीख जाते हैं। लेकिन अगर हमको SI समझ नहीं आया तो फिर उसकी कोई ऑप्शन नहीं फिर दूसरा, ठीक है। तो अगर आपको अगला टॉपिक समझना है तो इस टॉपिक पे मेहनत करते रहनी पड़ेगी। वापस आते हैं, अगर मान लो इस प्रिंसिपल P1 P2 टाइम T1 T2 रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 R2, ऐसा कोई स्थिति बनती है कि दो स्थितियां हैं, मान लो दो से ज्यादा के लिए भी बात कर लेंगे जब हमें दो समझ आ जाएंगे, कि यहां पर हमने ये पाया कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसी कंडीशन है प्रिंसिपल P1 P2 रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 R2 टाइम T1 T2, और ऐसी स्थिति बट हमसे ये कहा गया बट A1 बराबर A2। A1 क्या था? अमाउंट। बट ये पाया गया कि A1 और A2 बराबर है, मतलब अमाउंट इक्वल। अगर अमाउंट इक्वल है मतलब प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पर मिलने वाला इंटरेस्ट इनका जो सम है वो इक्वल है। तो कुछ ऐसा प्रिंसिपल रहा होगा कि जैसे मान लो 100 रुपए दिए, 10-10 रुपए के हिसाब से मान लो 3 महीने मिले, 3 साल मिले, तो मतलब पता 120 हो गए। 80 रुपए देंगे लेकिन 10-10 रुपए के हिसाब से 4 साल मिले तो भी 120 हो गए। तो अमाउंट इक्वल कह दिया गया, इंटरेस्ट इक्वल नहीं, अमाउंट इक्वल। समझ रहे मेरी बात?
तो अगर अमाउंट इक्वल होने की बात कह दी गई तो ऐसी कंडीशन हम सिंपली करेंगे कि इसका मतलब अमाउंट के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए तो अमाउंट आपके सामने आता है। विचार कीजिए, प्रिंसिपल और अमाउंट को साथ में जोड़ दिया जाए तो अमाउंट आपके इंटरेस्ट को साथ में जोड़ दिया जाए तो अमाउंट आपके सामने आता है। तो प्रिंसिपल प्लस P1 T1 R1 अपॉन 100। ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। P2 प्लस P2 T2 R2 अपॉन 100। अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे 100 एलसीएम ले लो तो 100 P1 प्लस P1 T1 R1 और अपॉन 100। ये आपका 100 P2 प्लस P2 T2 R2 अपॉन 100। आप 100 से 100 एलिमिनेट कर लेंगे। अगर 100 से 100 एलिमिनेट कर लेंगे तो आप यहाँ ये पाएंगे कि P1 अपॉन P2 बराबर P1 कॉमन, एक स्टेप और लिख लेते हैं। P1 कॉमन तो 100 प्लस R1 T1, P2 कॉमन 100 प्लस R2 T2। कोई दिक्कत समस्या? अगर इस बात में कोई समस्या नहीं थोड़ा और देख, मैं P1 को नीचे लाऊं, P1 अपॉन P2 बराबर 100 प्लस R2 T2 अपॉन 100 प्लस R1 T1। ठीक, अगर इसको इसी बात को ऐसे लिखना चाहे तो भी कोई आपत्ति आपको होनी चाहिए नहीं चाहिए कि P1 इज टू P2 बराबर 1 अपॉन 100 प्लस R1 T1 रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस R2 T2। आप एलसीएम लेंगे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा P1 P2। ठीक, तो इस तरह लिखा है। अगर फॉर मोर केसेस, अगर आपके फॉर अगर व्यवस्थाएं इससे ज़्यादा हैं तो आप उसी तरह कहेंगे P1 इज टू P2 इज टू P3 अप टू डेट एज, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम ये कह पाएंगे कि बराबर 1 अपॉन 100 प्लस R1 T1 रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस R2 T2 रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस R3 T3 और अप टू डेट एज। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो कुल मिला के इस तरह से हम P1 टू P2 टू P3 के बारे में बात करें। कोई दिक्कत समस्या? तो ये एक क्वेश्चन आपको देखने को जगह जगह मिलेगा। उस समय कई बार हम अनुपातिक और बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं, आपको भी देखने को भी किसी बुक्स में कहीं किसी तरह से सोल्यूशन में देखने को मिल सकती है कि नहीं उसने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया और उसने अपने तरीके से इक्विवेलेंट इक्वल टू के मान के रजिस्ट करने का ट्राई किया। बट मुझे लगता है कि वो एक स्टेप फालतू का होता है, हमारे लिए बढ़ ही जाता है। अगर हम इसको एक बार समझ लें तो हम डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल इक्वल है तो P1 1 अपॉन R1 T1 रेशियो 1 अपॉन R2 T2। हमारे पास P1 R1 और P1 P2 का रेशियो आ जाएगा। ज़्यादा व्यवस्था है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक ही सिस्टम है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें याद करने लायक है नहीं। समझ में आ गया होगा, ये बात पूरी हो गई। यहाँ वापस आते हैं। यहाँ से एक बात तो तय है कि जो SI है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है और SI जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। ये तीन बातें यहाँ समझ में आती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि उससे रिलेवेंट करता है, अगर प्रिंसिपल बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम ये पाते हैं कि SI के केस में ये सिंपल सी बात है कि जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल टाइम और R पर डिपेंड करता है। अगर वो PTR पर डिपेंड करता है, PR और T किसी के बढ़ने पर SI डायरेक्ट बढ़ेगा। अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं दुगना कर दूं तो मिलने वाला इंटरेस्ट दुगना हो जाए। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 25% बढ़ा दूं तो मिलने वाला इंटरेस्ट 25% बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 था, आपने 5 कर दिया, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से 5 किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने 25 पे बढ़ाया। सोचो, तो इंटरेस्ट मिलने वाला भी 25 से बढ़ जाएगा। पहले 4 गुना मिल रहा था, 5 गुना मिलेगा तो भी 25 से बढ़ गया, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रिंसिपल को आपने डबल किया, 2/3 किया, 4/3, ऐसे सवाल मिल जाएंगे। तो जो SI है वो PTR पर डायरेक्टली रिलेट करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। तो अगर आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम में से कुछ भी चेंज होता है तो SI पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई?
ये बात समझ में आ गई, और इसके अलावा ये हमने समझाया, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमने आपको एक फॉर्मूला बनाया, जो बात हमने आपको पहले समझाया उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल एसआई को सॉर्ट आउट करने वाले। लेकिन इसके बाद की बातें हम क्वेश्चन से समझेंगे, जैसे मल्टीपल वाले क्वेश्चन आते हैं, एसआई के इंस्टॉलमेंट पे बड़े अच्छे सवाल बनते हैं और वो पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन आएंगे, तो वो सब हम क्वेश्चन से क्वेश्चन समझेंगे, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो सब इस पर डिपेंडेंट है, वो अपने आप में यूनिक कंसेप्ट नहीं है, इन्हीं बातों पर डिपेंड होकर उनको बनाया गया, तो हम उनको क्वेश्चन से ही समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम आपको लिखते जाएं, ये आपकी पोथी तैयार हो जाए 4 पन्नों कुछ में, अभी हमने वो बताया जो अपने आप में एक प्रूविंग कंसेप्ट थे, उनके अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ें समझनी थी, जिनका यूज करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक। फिर नए क्वेश्चन आएंगे, वहाँ कुछ नई बात होगी तो हम उसी के ऊपर एडजस्ट करके समझा करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो इस तरह शुरुआती क्वेश्चन कराएंगे, 20-25 जो मैं सॉल्व कराऊंगा, उनको करते करते आप बेसिक फंडामेंटल सीख जाएंगे, ठीक। अभी आप इतना और नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हो गया भाई, नोट कर लिया ना। हो गया, नोट हो गया ना ये।
नोट कर लिया? तो ये एसआई की कुछ बेसिक बातें, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक सीट है जिसमें कुछ 25 क्वेश्चन के आसपास, और ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, सिर्फ बुक में नहीं होगी, ठीक है। तो उससे देख करके क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। आज मैं ऐसे शुरू कर देता हूँ बस, तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, तो अगली क्लास में जब इसका आगे डिस्कशन और कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। 4,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 6% वार्षिक साढ़े ब्याज की राशि आती है। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पर देखूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एसआई बराबर PRT अपॉन 100 पहला सम। तो हमने कहा प्रिंसिपल आपको 4,000 रुपये पता था, 3 वर्ष का समय था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो एसआई हमारा टारगेट है, प्रिंसिपल आपका 3,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 4,000, सॉरी ये आपका 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम आपका 6% और आपका टाइम 3 ईयर अपॉन 100, ठीक है। तो आपने सिंपली एलिमिनेट किया, 3 ईयर्स है, ठीक, 3 ईयर्स, ठीक है। अब वो थोड़ा इंग्लिश देख लिया, 3 ईयर्स का टाइम मान लो कितना है, 720 रुपये, ये आपका ऐसा आएगा। इसमें आपने फॉर्मूले का सिंपली यूज किया। अब अगर आप इसको सिंपली देखें तो आप एक काम ऐसे भी कर सकते थे कि हम फॉर्मूले को प्रॉपर लिखते हैं, हमें टाइम लगता है ना। अच्छा, फॉर्मूले को प्रॉपर लिखने में एक और दिक्कत रहती है कि आगे चल के जब क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा ब्रीफ तेज करना चाहेंगे तो फिर वहां पर हम उतना तेज उनको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें स्टेप लिखने की आदत है, तो उससे थोड़ा निकल के लिखने का प्रयास करिए। जैसे हमें पता है कि प्रिंसिपल आपका, मैं लिख लेता हूँ, प्रिंसिपल आपका 4,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% और टाइम आपका 3 ईयर। तो इसको कई तरीके से देख सकते हैं। पहला रास्ता तो ये कि मैं ये कहूँ कि 6% का इंटरेस्ट है, तो हर वर्ष मिलने वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 6% होगा और ऐसा 3 वर्षों तक होगा। हर वर्ष मिलने वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 6% होगा और ऐसा 3 वर्षों तक होगा, ठीक। कहने के मतलब अगर हम यहाँ सिंपली ऐसे देखें तो आप ये कहेंगे 24 × 240 एक वर्ष का, और ऐसा 3 वर्षों तक होगा 720। हो सकता है आपको लगे कि बात तो वही है, लेकिन बात वो नहीं है। यहाँ पर हम जब तक PRT लिखेंगे नहीं तो हमारा एक स्टेप बढ़ता है, लिखने की आदत भी पड़ती है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अच्छा 6% 240, 3 साल 720। ये काम ये आदत तभी आएगी जब आप इसको बेसिकली शुरुआत में ऐसे सोचने का ट्राई करेंगे, तब आपको आगे चल के वो लिखने की आदत धीरे धीरे जाएगी। तो ये 50 क्वेश्चन के अराउंड की सीट है, जिसमें 25 क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो लगभग 25 या 30 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। मतलब कुछ होंगे ना कि अब आपको आगे उनको नहीं डिस्कस कराया जाएगा, उसी के साथ साथ करते करते मैं अपनी अप्रोच आपको सिखाने का ट्राई करूंगा, जैसे इसी सवाल के साथ ये चीजें सीखी। तो इनको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने तरीके से, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सीट भेज दी जाएगी अभी, तो आप अपने तरीके से इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके।